हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्विंग स्टडी हब में आप लोग का स्वागत है। तो हम लोग समाज शास्त्र के घटना चक्र पढ़ रहे हैं। घटना चक्र में 12 चैप्टर अपलोड हो चुका है, उसका वीडियो जाकर देखिए आप लोग। 13 चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए 13 चैप्टर में भौगोलिक पर्यावरण एवं मानव समाज दिया हुआ है। तो ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। टीजीटी, पीडीटी, स्टेट, बिहार बीपीएससी टीचर, टीआरई 4 के लिए उपयोगी है। तो आप लोग जरूर देखिए, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी कीजिए। वीडियो कैसी लगती है ये भी फीडबैक दीजिएगा आप लोग। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पर्य पर्यावरण की समस्याओं और पर्यावरण संबंधित ज्ञान में वृद्धि किस बात को अस्वीकार नहीं करती है। तो ये नहीं पूछ रहा है, देखिएगा आप लोग, नहीं पूछ रहा है। पर्यावरण की समस्याओं और पर्यावरण संबंधित ज्ञान में वृद्धि किस बात को अस्वीकार नहीं करती है। ए ऑप्शन है प्रभावी सामाजिक रूपावली या प्रभावी पश्चिमी विश्व दृष्टि। बी है 20वीं शताब्दी के अंत में कोई उत्तरवर्ती या जोखिम समाज संस्थाएं। सी ऑप्शन है औद्योगिक समाजों की भौतिक उपलब्धियां। डी ऑप्शन है जीवनाभिमुखी मूल्यों की गुणवत्ता। तो इसमें क्या होगा बताइए आप लोग। तो इसका भी ऑप्शन सही होगा। 20वीं शताब्दी के अंत में कोई उत्तरवर्ती या जोखिम समाज संस्थाएं होगा। इसका नहीं होगा, नहीं पूछ रहा है तो इसमें नहीं होगा। 20वीं शताब्दी के अंत में कोई उत्तरवर्ती या जोखिम समाज संस्थाएं, ये नहीं होगा। प्रभावी सामाजिक रूपावली या प्रभावी पश्चिमी विश्व दृष्टि, औद्योगिक समाजों की भौतिक उपलब्धियां, जीवनाभिमुखी मूल्यों की गुणवत्ता, ये तीनों होगा। बी ऑप्शन नहीं होगा। तो चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसने समाज की भौगोलिक भाग्य निर्णायकवाद का सिद्धांत दिया। किसने समाज की भौगोलिक भाग्य निर्णायकवाद का सिद्धांत दिया। ए ऑप्शन है हंटिगटन। बी ऑप्शन है हट्टन। सी ऑप्शन है माइलिनोवस्की। डी ऑप्शन है श्री अरविंदो। तो इसमें क्या होगा। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, हंटिगटन। किसने समाज की भौगोलिक भाग्य निर्णायकवाद का सिद्धांत दिया। तो हंटिगटन होगा। किसने समाज की भौगोलिक भाग्य निर्णायकवाद का सिद्धांत दिया, हंटिगटन। ठीक है। काफी लोग इस तथ्य से सहमत होंगे कि भौगोलिक पर्यावरण कुछ हद तक सभ्यता को प्रभावित करती है। हंटिगटन के अनुसार सभ्यता का उत्थान एवं पतन पूर्णतः भौगोलिक कारक पर निर्भर करता है। जलवायु मुख्य भौगोलिक कारक है। यह सभ्यता को जन्म देती है और सभ्यता को विकसित करने तथा पुष्ट बनाने में मदद करती है। हंटिगटन अपने मत के समर्थन में कई अध्ययनों एवं आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन हंटिगटन द्वारा दिया गया है। निम्न में से कौन सा कथन हंटिगटन द्वारा दिया गया है। ए ऑप्शन है समाज के भाग्य का निर्णय आर्थिक परिस्थितियां करती है। बी ऑप्शन है समाज के भाग्य का निर्णय भौगोलिक परिस्थितियां करती हैं। सी ऑप्शन है समाज के भाग्य का निर्णय राजनीतिक परिस्थितियां करती हैं। डी ऑप्शन है समाज के भाग्य का निर्णय सांस्कृतिक परिस्थितियां करती हैं। तो इसमें क्या होगा। पीजीटी परीक्षा 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग। इसका बी ऑप्शन सही होगा, समाज के भाग्य का निर्णय भौगोलिक परिस्थितियां करती हैं। हंटिगटन द्वारा दिया गया है कि समाज के भाग्य का निर्णय कौन करता है, तो भौगोलिक परिस्थितियां करती हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस विचारक का यह मानना है कि मानव के संपूर्ण पर्यावरण में से मनुष्यकृत पर्यावरण को घटा देने से जो शेष बचता है उसी को प्रकृति कहा जाता है। किस विचारक का यह मानना है कि मानव के संपूर्ण पर्यावरण में से मनुष्यकृत पर्यावरण को घटा देने से जो शेष बचता है उसी को प्रकृति कहा जाता है। ए ऑप्शन है हंटिगटन। बी ऑप्शन है मैकाइबर। सी ऑप्शन है सोरोकिन। डी ऑप्शन है बीरस्टी। पीजीटी परीक्षा 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है। किस विचारक का यह मानना है कि मानव के संपूर्ण पर्यावरण में से मनुष्यकृत पर्यावरण को घटा देने से जो शेष बचता है उसी को प्रकृति कहा जाता है। तो ये किसने कहा था, तो ये हंटिगटन ने कहा था। ठीक है। ये किसने कहा था, तो हंटिगटन ने कहा था। ए ऑप्शन सही होगा। तो पांचवा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक पर्यावरण का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन भौगोलिक पर्यावरण का उदाहरण है। ए है सांस्कृतिक पर्यावरण। बी है आर्थिक पर्यावरण। सी है जलवायु संबंधी पर्यावरण। डी है प्राणी शास्त्रीय पर्यावरण। तो क्या होगा इसमें, इसमें सी ऑप्शन सही होगा, जलवायु संबंधी पर्यावरण। ठीक है। हर एक मानव समाज कुछ विशेष भौगोलिक परिस्थितियों में रहता है। जलवायु, पृथ्वी, ऋतुएं, नदी, पहाड़, समुद्र आदि भौगोलिक दशाओं को समाज के जीवन पर अवश्य प्रभाव पड़ता है। ठीक है। बार्कले और हंटिगटन ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जलवायु का परिवर्तन ही सभ्यताओं और संस्कृतियों के उत्थान एवं पतन का एकमात्र कारण है। बार्कले एवं हंटिगटन ने क्या कहा है, तो कहा है कि जलवायु का परिवर्तन ही सभ्यताओं और संस्कृतियों के उत्थान एवं पतन का एकमात्र कारण है। ठीक है। तो छठा क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। जलवायु संपूर्ण सभ्यता के विकास और विनाश का कारण हो सकती है, यह कथन किसका है। जलवायु संपूर्ण सभ्यता के विकास और विनाश का कारण हो सकती है, यह कथन किसका है। ठीक है। यह कथन पीजीटी परीक्षा 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका बार्कले हंटिगटन होगा। ठीक है। इसका बार्कले हंटिगटन होगा। जलवायु संपूर्ण सभ्यता के विकास और विनाश का कारण हो सकती है, बार्कले हंटिगटन ने कहा था। जलवायु संपूर्ण सभ्यता के विकास और विनाश का कारण हो सकती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सातवां क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से कौन एक सही नहीं है? निम्न में से कौन एक सही नहीं है? ए है समाजशास्त्र का प्रयोग कल्पनात्मक विचार को शामिल करता है। बी है समाजशास्त्री सामाजिक जीवन के बारे में पहले से जुड़े विचार को अलग रखते हैं। सी ऑप्शन है समाजशास्त्री मानव क्रिया के इच्छित और अनिश्चित परिणामों के बीच अंतर नहीं करते। डी ऑप्शन है समाजशास्त्र मानव समाज का व्यवस्थित अध्ययन है। तो ये नहीं पूछ रहा है, ठीक है, नहीं पूछ रहा है, तो इसमें क्या नहीं होगा? सी ऑप्शन इसका नहीं होगा। समाजशास्त्री मानव क्रिया के इच्छित और अनिश्चित परिणामों के बीच अंतर नहीं करते हैं, ये नहीं होगा। ए ऑप्शन सही है, बी डी सही है। समाजशास्त्र का प्रयोग कल्पनात्मक विचार को शामिल करता है। समाजशास्त्री समाज जीवन के बारे में पहले से जुड़े विचार को अलग रखते हैं। समाजशास्त्र मानव समाज का व्यवस्थित अध्ययन है। ये तीनों सही है, सी ऑप्शन गलत है, नहीं पूछ रहा है तो सी ऑप्शन गलत है। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, इकोफेमिनिज्म के विकास का मुख्य आधार क्या है? पीजीटी परीक्षा 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। इकोफेमिनिज्म के विकास का मुख्य आधार क्या है? ए ऑप्शन है औद्योगिक समाज में वनोन्मूलन। बी है स्त्रियों का जीवन और प्रकृति से उनका संबंध। सी ऑप्शन है प्रदूषण तथा पर्यावरणीय पतन। डी ऑप्शन है वैश्विक उष्मीकरण। इकोफेमिनिज्म के विकास का मुख्य आधार क्या है? ए है औद्योगिक समाज में वनोन्मूलन। बी है स्त्रियों का जीवन एवं प्रकृति से उनका संबंध। सी ऑप्शन है प्रदूषण तथा पर्यावरणीय पतन। डी ऑप्शन है वैश्विक उष्मीकरण। तो क्या होगा इसका? बी ऑप्शन सही होगा, स्त्रियों का जीवन एवं प्रकृति से उनका संबंध। इकोफेमिनिज्म प्राचीन ज्ञान का एक नया शब्द है। इकोफेमिनिज्म क्या है? प्राचीन ज्ञान का एक नया शब्द है जिसने विभिन्न सामाजिक आंदोलनों जैसे नारी अधिकारवादी, शांति और पारिस्थितिकी आंदोलनों को आगे बढ़ाया। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रेकोइस डी इएकोन द्वारा किया गया था। इकोफेमिनिज्म के विकास का मुख्य आधार स्त्रियों का जीवन और प्रकृति से उनका संबंध है। इकोफेमिनिस्ट श्रेणी का पहला कॉन्फ्रेंस वर्ष 1980 में एम हस्टन में हुआ। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 9वां क्वेश्चन, शीर्ष देशना को ज्ञात करने का सही सूत्र है। शीर्ष देशना ए है सिर की लंबाई गुणे 100 बटे सिर की चौड़ाई। बी है सिर की चौड़ाई गुणे 100 बटे सिर की लंबाई। सिर की चौड़ाई गुणे सिर की लंबाई बटे 100। डी है सिर की लंबाई बटे सिर की चौड़ाई गुणे 100। तो इसका भी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही होगा। 10वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने प्रजातियों को 7 श्रेणियों में बांटा है? ए ऑप्शन है हट्टन। बी ऑप्शन है रिजले। सी ऑप्शन है हक्सले। डी ऑप्शन है हिगल। निम्नलिखित में से किसने प्रजातियों को 7 श्रेणियों में बांटा है? ए है हट्टन। बी है रिजले। सी है हक्सले। डी है हिगल। तो इसका 7 श्रेणियों में किसने बांटा था प्रजातियों को? तो रिजले ने बांटे थे। ठीक है, रिजले होगा। प्रजातियों को 7 श्रेणियों में रिजले ने बांटे थे। हर्बर्ट रिजले के अनुसार भारतीय जनसंख्या में 7 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, जो इस प्रकार है: तुर्क, ईरानी, इंडो आर्यन, सीथो द्रविड़न, आर्यो द्रविड़न, मंगोल द्रविड़न, मंगोलाइट तथा द्रविड़न। ठीक है, तो 7 प्रकार के प्रजातियों में रिजले ने बांटे थे, हर्बर्ट रिजले ने। ठीक है, 11 क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं। भारतीय जनसंख्या को 6 व्यापक प्रजातीय समूहों में किसने वर्गीकृत किया है? भारतीय जनसंख्या को 6 व्यापक प्रजातीय समूहों में किसने वर्गीकृत किया है? ए ऑप्शन है रिजले। बी ऑप्शन है बी एस गुहा। सी ऑप्शन है क्रोबर। डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका क्या होगा? बी एस गुहा। इसका बी ऑप्शन सही होगा, बी एस गुहा। तो देखिए, प्रजातियों को 6 भागों में, 6 समूहों में किसने बांटा था? बी एस गुहा ने। और 7 भागों में किसने प्रजातियों को बांटा था? 7 श्रेणियों में, तो रिजले ने। ठीक है, रिजले ने 7 श्रेणियों में बांटा था और बी एस गुहा ने 6 श्रेणियों में बांटा था। ठीक है, चलिए 12 क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। प्रजाति रेस है, पूछ रहा है कि प्रजाति रेस क्या है? एक मानव शास्त्रीय शब्द है। बी ऑप्शन है एक समाजशास्त्रीय शब्द है। सी ऑप्शन है जीव वैज्ञानिक और मानव शास्त्रीय शब्द है। डी है एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक शब्द है। इसमें क्या होगा? पीजीटी परीक्षा 2002 में आया हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, जीव वैज्ञानिक और मानव शास्त्रीय। क्या है? प्रजाति या रेस क्या है? जीव वैज्ञानिक और मानव शास्त्रीय शब्द है। वैज्ञानिक साहित्य में प्रजाति शब्द की जैविक व्याख्या सर्वप्रथम बफर ने प्रतिपादित की थी। सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित की थी? तो बफर ने। हक्सले ने भी प्रजाति शब्द को पूर्ण रूप से जैविकीय अर्थों में ही प्रयोग किया है। तो हक्सले ने भी प्रजाति को
जैविकीय रूप में ही प्रयोग किया है। प्रजाति की व्याख्या करते हुए मैकाइबर और पेज ने उसे एक ऐसा समूह बताया है जो कि सामान्य रूप से एक वर्ग में पाई जाने वाली शारीरिक विशेषताओं के कारण अन्य वर्गों या मानव समूहों से भिन्न हो और इस भेद का कारण आनुवंशिकता हो। इस प्रकार मैकाइबर और पेज के अनुसार वे सब बड़े मानव समूह प्रजाति हैं जो अपनी शारीरिक विशेषताओं के कारण अपने उच्च होने का दावा करते हैं और जिनमें प्रजाति की चेतना उत्पन्न हो गई है। अंत स्पष्ट है कि प्रजाति जीव वैज्ञानिक तथा मानव शास्त्रीय है। ठीक है, अब 13 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रजाति रस क्या है? तो जैव वैज्ञानिक और मानव शास्त्रीय है। ठीक है, यूनेस्को अध्ययन समूह के अनुसार निम्नलिखित में से किस आधार पर प्रजातियों को वर्गीकृत किया जा सकता है? यूनेस्को अध्ययन समूह के अनुसार निम्नलिखित में से किस आधार पर प्रजातियों को वर्गीकृत किया जा सकता है? ए ऑप्शन है प्रजाति की शुद्धता, बी ऑप्शन है शारीरिक विशेषताएं, सी ऑप्शन है बौद्धिकहीनता, डी ऑप्शन है बौद्धिक उच्चता। यूनेस्को अध्ययन समूह के अनुसार निम्नलिखित में से किस आधार पर प्रजातियों को वर्गीकृत किया जा सकता है? इसमें क्या होगा? इसका भी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, शारीरिक विशेषताएं। यूनेस्को अध्ययन समूह के अनुसार निम्नलिखित में से किस आधार पर प्रजाति को वर्गीकृत किया? तो शारीरिक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया गया। यूनेस्को ने वर्ष 1941 में प्रजाति की एक धारणा निश्चित करने के लिए संसार भर के प्रमुख समाजशास्त्रियों, मानवशास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों का एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में प्रजाति के विषय में निम्नलिखित निर्णय दिए गए। चलिए 14 क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। 14 क्वेश्चन, ठीक है, देखिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इसको देख लीजिए आप लोग। 18 जुलाई 1950 को अपने एक वक्तव्य में यूनेस्को ने प्रजाति शब्द का व्यवहार न करने और उसके स्थान पर प्रजातीय समूह शब्द का व्यवहार करने पर जोर दिया था। क्या दिया था? प्रजातीय समूह शब्द व्यवहार करने पर जोर दिया था। ठीक है, यूनेस्को ने। दूसरा कथन है, इस शब्द के व्यवहार का सुझाव सबसे पहले जूलियस हक्सले ने प्रतिपादित किया था। जूलियन हक्सले प्रजाति की जैविक धारणा को स्वीकार नहीं करता। तीसरा है कथन, उसने लिखा है यदि हम मानवीय समस्याओं की सब चर्चाओं में से प्रजाति शब्द निकाल दें और उसके साथ प्रजाति समूह का प्रयोग करें तो यह अति वांछनीय होगा। ठीक है, तीसरा है, अगला कथन है, लापियरे, डॉसन और गेटिस ने भी इस शब्द का प्रयोग किया है। मैकाइबर और पेज भी इसका प्रयोग करने के पक्ष में है। ठीक है, प्रजाति शब्द का वी यूरोपियंस नामक पुस्तक में हक्सले, हटन और कार्साडस ने यह सिद्ध किया है कि यूरोप में कोई भी राष्ट्र ऐसा नहीं जिसमें विशुद्ध प्रजाति मिलती हो। ठीक है, चलिए 14 क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई व्यक्ति यह मानता है कि उसकी संस्कृति अन्य संस्कृतियों से श्रेष्ठ है तो यह कहलाता है। जब कोई व्यक्ति यह मानता है कि उसकी संस्कृति अन्य संस्कृतियों से श्रेष्ठ है तो यह कहलाता है। ए है निर्जातीयता, बी है निर्जाति केंद्रवाद, सी है विदेश केंद्रीयता, डी है सांस्कृतिक सापेक्षवाद। इसका भी ऑप्शन सही होगा, निर्जाति केंद्रवाद। जब कोई व्यक्ति यह मानता है कि उसकी संस्कृति अन्य संस्कृतियों से श्रेष्ठ है तो यह कहलाता है निर्जाति केंद्रवाद। ठीक है, अपनी ही संस्कृति को श्रेष्ठ मानना निर्जाति केंद्रवाद का उदाहरण है। ठीक है, चलिए 15 क्वेश्चन देखते हैं। अब 15 क्वेश्चन देखते हैं। सांस्कृतिक वरीयता का पूर्वाग्रह तथा भावनाएं उत्पन्न करती है। ए ऑप्शन है सांस्कृतिक सापेक्षवाद, बी ऑप्शन है सांस्कृतिक वंचन, सी ऑप्शन है निर्जाति केंद्रिता, डी ऑप्शन है सांस्कृतिक पुनरुत्पादन। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, निर्जाति केंद्रीयवाद। निर्जाति केंद्रीयता सांस्कृतिक वरीयता का पूर्वाग्रह तथा भावनाएं उत्पन्न करती है जिसमें अपनी संस्कृति को दूसरी संस्कृति की तुलना में श्रेष्ठ समझा जाता है। निर्जाति केंद्रीयता क्या है? दूसरी की संस्कृति के तुलना में अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ समझना, ये क्या होगा? निर्जाति केंद्रीयता। ठीक है, दूसरी की संस्कृति से अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ समझना क्या है? निर्जाति केंद्रीयता का उदाहरण है। चलिए 16 क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग जल्दी। 16, संस्कृतियों का मूल्यांकन स्वयं की संस्कृति की तुलना के आधार पर करना कहलाता है। संस्कृतियों का मूल्यांकन स्वयं की संस्कृति की तुलना के आधार पर करना कहलाता है। ए ऑप्शन है सांस्कृतिक सापेक्षवाद, बी ऑप्शन है एकीकरण, सी ऑप्शन है परसंस्कृतिकरण, डी ऑप्शन है प्रजाति केंद्रिक एथनोसेंट्रिज्म। ठीक है, इसमें क्या होगा सही? इसका डी ऑप्शन होगा, प्रजाति केंद्रिक एथनोसेंट्रिज्म। संस्कृतियों का मूल्यांकन स्वयं की संस्कृति की तुलना के आधार पर कहलाता है प्रजाति केंद्रित एथनोसेंट्रिज्म। ठीक है, 17 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब
अपनी स्वयं की संस्कृति को श्रेष्ठ मानकर मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति कहलाती है। अपनी स्वयं की संस्कृति को श्रेष्ठ मानकर मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति कहलाती है। ए ऑप्शन है सांस्कृतिक सापेक्षवाद, बी ऑप्शन है सांस्कृतिकरण, सी ऑप्शन है स्व संस्कृति केंद्रवाद, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, स्व संस्कृति केंद्रवाद। अपनी स्वयं की संस्कृति को श्रेष्ठ मानकर मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति को स्व संस्कृति केंद्रवाद कहते हैं। अपनी स्वयं की संस्कृति को श्रेष्ठ मानकर मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति स्व संस्कृति केंद्रवाद कहते हैं। ठीक है, अपनी स्वयं की संस्कृति को श्रेष्ठ मानकर मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? स्व केंद्रितवाद कहते हैं। अब 18 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन है, एथनोसेंट्रिज्म निजाति केंद्रवाद शब्द किसने सन्निविष्ट किया है? एथनोसेंट्रिज्म निजाति केंद्रवाद शब्द किसने सन्निविष्ट किया है? ए है ए टायनबी, बी है एच एम जॉनसन, सी है कूले, डी है समनर। पीजीटी परीक्षा 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसका डी ऑप्शन सही होगा। एथनोसेंट्रिज्म इंग्लिश शब्द है और निजाति केंद्रवाद इसका हिंदी स्वरूप है, तो इसका समनर होगा। ठीक है, शब्द किसने सन्निविष्ट किया है? तो समनर ने किया है। निजाति केंद्रवाद शब्द को समनर ने प्रतिपादित किया। जबकि संस्कृतियां एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तभी निजाति केंद्रवाद की उत्पत्ति होती है। निजाति केंद्रवाद से आशय अपने सांस्कृतिक मूल्यों का अन्य संस्कृतियों के लोगों के व्यवहार तथा आस्थाओं का मूल्यांकन करने के लिए प्रयोग करने से है। इसका अर्थ है कि जिन सांस्कृतिक मूल्यों को मानदंड या मानक के रूप में प्रदर्शित किया गया था उन्हें अन्य संस्कृतियों की आस्थाओं तथा मूल्यों से श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, तो आज ये चैप्टर खत्म हो गया, 13 चैप्टर। अब कल से 14 चैप्टर चालू का, संस्कृति एवं व्यक्तित्व पढ़ेंगे 14 चैप्टर। ठीक है, तो शुभ रात्रि, राधे राधे। वीडियो कैसी लगती है अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा।